वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। गुरु सीरीज में फिर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। सो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो हैं, हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है रिलेटेड टू समथिंग, सम इवेंट्स। तो वो जो है मेंस और प्री दोनों में आपको देखने को मिलता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हमने उठाए हैं और इसका आंसर होगा गांधी जी। क्रिप्स मिशन जो है ये कब आया था? 1942 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ब्रिटेन को इंडिया का जो है सपोर्ट चाहिए था फॉर वर्ल्ड वॉर 2 और इसीलिए क्रिप्स मिशन भेजा गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा ब्रिटेन के अनुसार। लेकिन इंडिया जो है वो राजी नहीं था। 1942 में डोमिनियन स्टेटस बहुत ज्यादा लेट था। अब इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, राइट? तो इसीलिए इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला गया बाय गांधी जी। हमारा आंसर होता है सी। Which British officer suppressed the revolt of 1857 in Lucknow and Bareilly? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1857। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मास रेजिस्टेंस था, ऑर्गेनाइज्ड, राइट? इससे पहले कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। और यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो देख सकते हैं। फर्स्ट नेशनल मूवमेंट, इनफैक्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का भी इसको दर्जा दिया गया है, नाम दिया गया है बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस एंड नेशनल लीडर्स। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1857 में लखनऊ और बरेली में किसने सप्रेस किया था? तो कॉलिन कैम्पबेल जो है इन्होंने किया था। यहाँ पे लीड किसने किया था अब इस रिवोल्ट को? तो बेगम हजरत महल जो है उन्होंने इन दोनों जगहों से 1857 जो है उसको लीड किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से, और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। डिफरेंट आए थे कंपनीज और उन्होंने रूल करने की कोशिश की, बट एट द एंड ब्रिटिश ने सबको भगा दिया, राइट? अब इनके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट पढ़नी है। कौन सी करेक्ट है उसको मार्क करना है। इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी और अ प्राइवेट कंसर्न, तो ऐसा नहीं था। ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंसर्न थी। इट वॉज चार्टर्ड बाय किंग लुई 14। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वॉज अबॉलिश्ड इमीडिएटली आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ऐसा नहीं था। ये अबॉलिश कब की गई थी? 1769 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और 1789 जो है यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था। तो हमारा आंसर होता है ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी सभी रॉन्ग है। चलिए, फ्रॉम वेयर द ग्रेट इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 स्टार्टेड? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, राइट? 85 सिपाहीज जो हैं इन्होंने इसे स्टार्ट किया था और वहां से स्टार्ट होकर ये धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे लोगों ने सपोर्ट दिया इसको। तो स्टार्ट किस वजह से हुआ था? इमीडिएट रीजन क्या था? ग्रीस कैटरेजेस जो थे, जिसमें ऐसा बोला गया था कि गाय का जो है इसमें मांस यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसे उन्होंने विद्रोह किया कि हम इसे यूज नहीं करेंगे और ये स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वही रीजन था, बहुत सारे रीजन थे। जो ब्रिटिश थे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, इसीलिए ये स्टार्ट हुआ था। और लखनऊ में जो है रिवोल्ट किसने शुरू किया था? बेगम हजरत महल। कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब। दिल्ली में बहादुर शाह, राइट? तो ये हमारा आंसर होता है डी। Which charter act brought to an end the East India Company's monopoly in India's foreign trade? इंडिया का जो ट्रेड था उसमें मोनोपोली खत्म कर दी गई थी कंपनी की। वो किस चार्टर एक्ट के तहत करी गई थी? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और यहीं से जो कंपनी है वो सिर्फ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये दोनों में अलाउड था। अब इसके बाद क्या हुआ? 1833 में जो कंपनी है उसको पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई, ट्रेड करना ही नहीं है, राइट? तो 13 में टी में ट्रेड अलाउड था, यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी। 1853 इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन 1858 के बाद यहाँ पे कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था, ठीक है? अब देखिए ऐसा क्यों किया गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है इसमें मोनोपोली को खत्म क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश जो है वो चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट,
कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा जाए, अपना जो रिलीजन है उसको प्रोपेगेट किया जाए, स्प्रेड किया जाए, राइट। और ये जो है कंपनी अलाउ नहीं कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उनका फोकस कहाँ था? पूरा का पूरा फोकस ट्रेड पे था, राइट। इसीलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो चार्टर एक्ट्स के थ्रू कंपनी को हटा दिया गया। चलिए, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय होम? तो सर पैथिक लॉरेंस जो है उनके द्वारा लीड किया गया था। ये जो मिशन है कैबिनेट मिशन, एक क्रिप्स मिशन है जो 1942 में आया था। ये कब आया था? 1946 में, ठीक है। अब क्यों भेजा गया था? इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए भेजा गया था इसे। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटेन के, तो क्लीमेंट एटली जो है उन्होंने इसे भेजा था। और भी मेंबर्स थे, 3 मेंबर थे इसमें। तो पहले हो गए सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे हो गए सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, राइट। और थर्ड हो गए हमारे अलेक्जेंडर। तो हमारा आंसर होता है बी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड रैयतवारी सिस्टम इन मद्रास? तो सर थॉमस मुनरो जो है इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1820 में। पहले मद्रास में किया गया, फिर ये बॉम्बे में किया गया। अब रैयतवारी का मतलब क्या है? तो ये रैयत जो होते हैं कल्टीवेटर और पीजेंट्स को बोला जाता है। तो इसमें जो कंपनी है वो डायरेक्टली रैयत कल्टीवेटर से डील कर रही थी, कोई भी इंटरमीडियरी की जगह नहीं थी, ठीक है। इसीलिए ये लाया गया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो हैं बहुत तरह के इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि जो है रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट की जा सके और मिडिलमैन को हटाया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया जो है ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रही है EFTA के साथ। काफी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो क्या ये फाउंड हुई थी बाय द स्टॉकहोम कन्वेंशन इन 1960? करेक्ट है। इट वाज फाउंडेड एज एन अल्टरनेटिव फॉर स्टेट दैट डिड नॉट विश टू जॉइन द यूरोपियन कम्युनिटी। ये भी करेक्ट है। अब इसके मेंबर कौन कौन से हैं? नॉर्वे, लिechtenstein, आइसलैंड, ये मेंबर्स हो गए और ये यूरोपियन कम्युनिटी के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। आंसर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पैसिफिक आइलैंड फोरम के बारे में। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ये जो फोरम है इसमें कौन सी डेवलपमेंट होने वाली है? तो यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट ये जो है इसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे मीटिंग होगी फ्यूचर ओरिएंटेड। जो भी इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में, वैसे भी हमको पता है एक जगह वॉर चल रहा है, कहीं कैलामिटी आ रही है, कोरोना तो है ही हमारे साथ, तो ये सभी लोग इन इश्यूज पे बात करेंगे। ट्रेड पे, इन्वेस्टमेंट पे, कैसे चैलेंजेस को फेस किया जाए, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड से समझ सकते हैं कि पैसिफिक नेशंस जो हैं ये उनके ट्रेड के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये बनाया गया है आइलैंड। और अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या ये 1971 में फाउंड की गई थी? करेक्ट है। पैसिफिक आइलैंड फोरम इज द रीजन्स प्रीमियर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर होता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। रेवेन्यू विलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो रेवेन्यू विलेजेस होते हैं ये क्या है? तो फॉरेस्ट विलेजेस को रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से हो सके। तो फॉरेस्टेड एरियाज में होते हैं ये विलेजेस। अब ये क्या हुआ है कि उड़ीसा में 38 फॉरेस्ट विलेजेस को रेवेन्यू विलेजेस का दर्जा दिया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन बनाया है कि रेवेन्यू विलेज से कोई सवाल आए तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। रेवेन्यू विलेज एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है हैविंग डिफाइंड बॉर्डर्स। सही है। इट इज हेडेड बाय अ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। ये भी सही है। बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक रेवेन्यू विलेज बनता है, लेकिन ये टाउन नहीं होता, ठीक है। तो टाउन नहीं है ये, ओके। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। हमारा आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है खोंड्स के बारे में। ये एक ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इनको खोंडा एंड कांडा भी बोलते हैं। तो ये इंडिजीनियस आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया में। क्या ये सही है? हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे कौन से वर्ड्स पे ध्यान देना है? इंडिजीनियस आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी, ये करेक्ट है। खोंड्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। बाकी
ये हमें आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाएंगे, बिहार में देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे और ये सभी में शेड्यूल्ड ट्राइब की श्रेणी में आते हैं। ये कोई लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। When did the land capital of Ashok at Sarnath officially became the national emblem of India? तो ये नेशनल एम्बलम जो है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर नेशनल एम्बलम जो है उसको प्लेस किया गया है। तो उससे रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको पता होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को जो ये सारनाथ का कैपिटल है, लायन कैपिटल, इसको एज अ नेशनल एम्बलम हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। Who was elected the Congress president after the end of Tripuri crisis? त्रिपुरी क्राइसिस क्या है? तो 1937 में क्या हुआ था, कांग्रेस को 7 प्रोविंसेस में सीट्स मिली थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी ये। अब इसके बाद क्या हुआ, 1938 के इलेक्शंस में सुभाष चंद्र बोस जो है उनको यूनानिमसली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया 1938 में। अब 1939 में वापस से प्रेसिडेंट इलेक्ट करना था, तो सभी सुभाष चंद्र बोस को चूज किए और इनको दोबारा से री इलेक्ट किया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1939 में महात्मा गांधी जी के कंटेंडर थे, महात्मा गांधी जी जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो थे हमारे पटाभी सीतारमैया, उनको किसी ने नहीं दिया सपोर्ट और ये सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट हो गए। तो इससे जो है थोड़ा सा नाराजगी हो गई महात्मा गांधी जी को। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, रिजाइन दे दिया 1939 में और जाके फॉरवर्ड ब्लॉक जो है विद इन द कांग्रेस इसकी फॉर्मेशन कर दी। और उसके बाद क्वेश्चन ये है कि किसको इलेक्ट किया गया था कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ त्रिपुरी क्राइसिस, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको किया गया था। त्रिपुरी क्राइसिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 1939 जो है उसमें ही ये इलेक्शन जो है इसको किया गया था और इसे त्रिपुरी में किया गया था जो मध्य प्रदेश में है। 1939 कांग्रेस सेशन त्रिपुरी, ठीक है। चलिए आंसर होता है बी। Who among the following was the leader of Satara in revolt of 1857? तो सतारा से किसने किया था, रांगो बापूजी गुप्ते, इन्होंने किया था, ठीक है। और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पर्सनालिटीज। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।